दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है रिगार्डिंग दी अपकमिंग नोटिफिकेशन फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एपीएफसी की 80 वैकेंसीज और ईओ की 311 वैकेंसीज की जो रिक्वेशन है वो ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी है। और अगर हम पुरानी साइकिल से कंपेयर करें तो लगभग 3-4 महीने लगते हैं रिक्वेशन जाने के बाद नोटिफिकेशन आने में, और उसके बाद 4 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो आइडियली आप लोगों के पास 8 मंथ है अभी से, अगर ये एग्जाम नॉर्मल साइकिल को फॉलो करता है बिफोर द एग्जाम, जहां पर आपको प्रिपेयर भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारी अगले 8 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि इस बार जो मौका हमें मिला है दोबारा से इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, उसको हम भुना लें और अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर पाएं। दोस्तों इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 मंथ का स्टडी प्लान। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई तैयारी जो है हमें 8 महीने के हिसाब से करनी है और आप प्लान लेकर आए हो 6 मंथ का। देखो मैं 6 मंथ का स्टडी प्लान इसलिए लेकर आया हूँ कि भाई आप लोग सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करके उसके ऊपर कमांड स्टेब्लिश कर लो विद इन 6 मंथ। अगले 6 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लो हर एक कंपोनेंट का और अपनी कमांड मजबूत कर लो हर एक कंपोनेंट में। एक बार पूरे सिलेबस टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो, उनको रिवाइज कर लो एक बार, और फिर जो 2 महीने आपके पास बचेंगे आफ्टर 6 मंथ बिफोर द एग्जाम, अगर 8 महीने टाइम हमें मिला है नोटिफिकेशन से पहले, सॉरी एग्जाम से पहले, तो वहां पर आप 2 महीने में रिवीजन और प्रैक्टिस करके अपने आप को और तराश लो, अपने आप को और मजबूत कर लो और दूसरों से एक अच्छा एडवांटेज ले लो। तो यहाँ पर प्लान भले ही 6 मंथ स्टडी प्लान है, बट आप लोगों ने इसमें ऐड कर लेने हैं 2 मंथ फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई बच्चा न्यू है इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए रिगार्डिंग एग्जाम की, भाई एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये ईपीएफओ क्या है, ये एपीएफसी पोस्ट क्या है, हमारी वर्क प्रोफाइल क्या होगी, प्रमोशंस कैसे होंगी, सैलरी क्या होगी और डिकोडेड सिलेबस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे पिछले सालों के, तो वो सब हम आपको एक गाइड बुक की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा और ईमेल आईडी डालते ही आपको वो गाइड बुक रिसीव हो जाएगी आपके ईमेल पे, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है 6 मंथ डे वाइज स्टडी प्लान। दोस्तों आप लोग देख के सरप्राइज हो रहे कि भाई क्या हमें हर दिन का प्लान मिलने वाला है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि आपको हर दिन का प्लान मिलने वाला है कि भाई आज मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आज इवनिंग में क्या पढ़ना है, या फिर आप किसी भी दिन अगर 2 शिफ्ट फॉलो कर रहे हो और वो 2 शिफ्ट आपकी किसी भी टाइम है तो किन कंपोनेंट्स को आप उन 2 शिफ्ट्स में कवर करेंगे, हमें पूरी डिस्कशन अगले 6 महीने की यहां पर करने वाले हैं, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट ताकि आप लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाओ, आपको क्लियरली पता हो कि भाई मुझे एग्जैक्टली किस दिन क्या करना है। वरना हम हवा में तैयारी करते रहते हैं। होता क्या है ना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। होता यह है कि भाई क्या कर रहा है, भाई ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कितने महीने बाद आने वाला, 8 महीने बाद, आराम से हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे करते हैं, अच्छे से करेंगे, डीप में जाके करेंगे। 2 महीने बाद एक कंपोनेंट खत्म हुआ होता है, 4 महीने बाद सिर्फ 3 कंपोनेंट कवर किए होते हैं और फिर प्रेशर आ जाता है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी होती है, फिर हम भागते हैं। तो यहाँ पर अगर डे वाइज स्टडी प्लान होगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाओगे और इवेल्युएट कर पाओगे कि भाई अभी मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस दिन आप इस प्लान को मिस कर दोगे, जिस दिन किसी दिन का काम आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो आपको पता होगा कि भाई अगले दिन एक्स्ट्रा घंटे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक गैप किया तो वो आगे मुझे जो है ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा और मेरी जो पूरी प्रिपरेशन है वो आगे डिले हो जाएगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचाएंगे ये पर्टिकुलर चीजें। हमारा एजेंडा क्या है आज की वीडियो का, भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सर नोटिफिकेशन का स्टेटस क्या है, आ रही है नहीं आ रही है। फिर हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन से पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं जब हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो आप में से कुछ बच्चे पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ बच्चों ने 2025 में, 2023 में, 2021 में एपीएफसी या फिर एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा। बहुत सारे बच्चे रिपीट कर रहे होंगे इस एग्जाम में पार्टिसिपेशन अपनी। और फिर हम बात करने वाले हैं कि भाई उन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर आप यूपीएससी वाले हो, जहां पर आप बैंक वाले हो, जहां पर आप पुराने खिलाड़ी हो एपीएफसी और ईओ एग्जाम के, आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। फिर हम बात करेंगे कि भाई कितने घंटे डेली एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग प्रोफेशनल को देने चाहिए अगर इस एग्जाम की अच्छी तैयारी करनी है। और फिर हम बात करेंगे कि भाई 6 मंथ का ओवरव्यू क्या रहेगा, हमें किस ऑर्डर में किस कंपोनेंट को प्रिपेयर करना चाहिए और कितने नंबर ऑफ डेज किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे लगाने चाहिए। और फिर हम बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट का स्टडी प्लान डे वाइज। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं। चीजें बहुत सिंपल, बहुत क्लियर रहेंगी। कोई भी डाउट अगर आएगा लिखते रहिए, बाद में कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। बट रिक्वेस्ट मेरी यही है आप जो सबसे कि भाई आराम से इस सेशन को एंड तक देखिए ताकि क्लैरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन को इस सेशन के बाद आप प्लान कर पाएं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले अपडेट ऑन नोटिफिकेशन। देखो ये हमने एक सेशन लिया भी था जहां पर कुछ क्वेश्चन ईपीएफ से पूछे गए थे और ईपीएफ ने जवाब यही दिया है कि भाई 2026 में एग्जाम आएगा नहीं आएगा, वी आर नॉट सर्टेन, बट हमने
80 वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी की और 311 वैकेंसीज ऑफ ईओयू की जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी को भेज दी है, जो रिक्वेशन है वो यूपीएससी को भेज दी है और रिक्वेशन ऑलरेडी सेंड टू यूपीएससी। अब यूपीएससी के पाले में गेंद है, यूपीएससी इसकी नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज कर सकता है। जनरली 2023 में हमने देखा कि भाई रिक्वेशन गई थी नवंबर में, नोटिफिकेशन आ गई थी फरवरी में, 2025 में रिक्वेशन गई थी मार्च में और नोटिफिकेशन आ गई थी जुलाई में, तो लगभग 4 महीने का टाइम लगता है। तो आप अगले 4 महीने बाद नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आ जाती है, अगर नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में आ जाती है तो एग्जाम आप लोगों को 19-20 दिसंबर को देखने को मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को जो समझना है। तो आइडियली एक सिंसियर बच्चे को, एक सीरियस बच्चे को 20 दिसंबर 2026 को टारगेट डेट मान के अपने इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। अगर पेपर बाद में आता है, बल्ले बल्ले है, आपको और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, पहले आने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों यहां पर प्रिपरेशन बिफोर प्रिपरेशन, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस एग्जाम के बारे में सुनते हैं और मन बना लेते हैं कि भाई हाँ इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या करते हैं कि भाई बता कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मीकांत उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, स्पेक्ट्रम उठाई, वो भी पढ़ना शुरू कर दिया, पहली घोष उठाई, वो भी पढ़ना शुरू कर दिया, बस पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपको लगता नहीं कि पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें चेक कर लेनी चाहिए। जैसे पहली बात कि भाई इस एग्जाम में किस लेवल का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। कि यहां पर हमें पॉलिटी को यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लेवल का प्रिपेयर करना चाहिए या फिर एसएससी लेवल की पॉलिटी की जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो चल जाएगी, या फिर अगर हम स्पेक्ट्रम प्रिपेयर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तो क्या वो डेप्थ में प्रिपेयर करें या फिर फैक्चुअल नॉलेज यहां पर काम आएगी। किस तरह की रिक्वायरमेंट है एग्जाम की और इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्या हम राइट सोर्स फॉलो कर रहे हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है हर बच्चे से कि भाई सॉल्व पीवाईक्यूज पे 2 दिन लगा दीजिए। अगले प्लान 2 दिन और डिले हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो डेप्थ और जो क्लैरिटी आपको मिलेगी अपनी स्ट्रेटेजी की में, वो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है। तो यहां पर हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि भाई 2 दिन बैठ के पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करें। अब पीवाईक्यूज में क्या एनालाइज करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों का। देखो पीवाईक्यूज में पहले तो आपको एपीएफसी के 2015 के, 2023 के और 2025 के पेपर को पिक करना चाहिए और आपको ईओयू के 2017 के, 2021 के और 2023 के पेपर को पिक करना चाहिए। आपको सबसे पहली जो चीज नोट करनी चाहिए वो ये है कि भाई किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो प्रायोरिटी में टॉप पर आते हैं, जिनकी प्रिपरेशन में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, जहां पर हमारा हाथ कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम बार बार गलती करते हैं कि हम गलत जगह पे टाइम लगाते रहते हैं और इंपॉर्टेंट एरियाज हम मिस कर देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड चीज ये देखनी है कि भाई हर कंपोनेंट में, कंपोनेंट वाइज हर कंपोनेंट में किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल एंड टाइप। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस नेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को चीजों को। डिफिकल्टी लेवल कि भाई टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कैसे जज होता है। भाई अगर मान लो किसी ने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, सॉल्व करके देख ले भैया, अगर सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन तो फिर तो इजी है, तूने पढ़ रखा है। अगर नहीं सॉल्व हो रहे तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक ट्रेंड पता लग जाता है कि भाई हाँ क्वेश्चन का लेवल टाइट होता जा रहा है। दूसरी चीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। टाइप का मतलब क्या है कि भाई वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर अदर्सन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। वहां पर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है, तभी जाकर आप सारी स्टेटमेंट्स को राइट या रॉन्ग चेक कर पाते हैं। तीसरा है नेचर ऑफ क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं या क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा या फिर रट्टा मारना पड़ेगा। अगेन ये चीजें यहाँ पे जज करनी बहुत जरूरी है, ताकि आप हर एक कंपोनेंट को उसी तरीके से प्रिपेयर करो जैसा कि एग्जाम में उसकी रिक्वायरमेंट होल्ड करती है। क्लियर है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इनमें एक चीज और चेक करो कि ट्रेंड क्या जा रहा है। ट्रेंड मतलब क्या चीजें मॉडिफाई होती जा रही हैं, क्या किसी और एग्जाम का इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये चीज चेक करनी बहुत जरूरी है। तो ये एक बार एक्सरसाइज हर किसी की तरफ से जो है लाजमी है, तभी जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर जा पाएंगे। फिर दोस्तों एक डाउट ये आता है कि सर क्या हम नोट्स बनाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी टॉपर्स हमें मिलते हैं ना, नोट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई एग्जाम से पहले आप दोबारा सारा मटेरियल पोटी चित्ता उठा के नहीं पढ़ने बैठोगे।
वहां पर एक शॉर्ट चीज होनी चाहिए जिसको आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर पाओ, और वो आपको जो है गूज बम्प ना दे रही हो, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही हो कि भाई इतना ही रिवाइज करना है, बड़ी बड़ी बुक्स रिवाइज नहीं करनी है, लक्ष्मीकांत द्वारा नहीं पढ़नी है, सिर्फ ये छोटी सी पोतली जो है इसको पढ़ ले, इससे तेरा काम चल जाएगा। तो वो पॉकेट साइज जो धमाका है वो आपके नोट्स जो है अगर कर दें तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो चीजों को। तो नोट्स बना लेने चाहिए। वाई फॉलो सिलेबस एंड पीवाईक्यूज? क्योंकि भाई एक दायरे में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 14-15 कंपोनेंट्स हैं प्रिपरेशन के, 14-15 कंपोनेंट्स। अकाउंटेंसी है, आयर एंड लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, ठीक है, देन पॉलिटी है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, साइंस है, इकोनॉमी है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, स्टेट है, और 2-3 टॉपिक इंश्योरेंस ऑडिटिंग भी है। तो बहुत सिलेबस है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखने की, अगर आप दायरे में नहीं रहोगे तो आप बाहर चले जाओगे, और बाहर अगर चले गए तो पढ़ने के लिए कोई लिमिट तो है नहीं बाबा, बट एग्जाम में उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो फिर खराब हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास सोर्सेज की फाइनलाइज्ड लिस्ट होनी चाहिए कि भाई इस कंपोनेंट को पढ़ने के लिए मुझे ये रिसोर्स फॉलो करना है। अगर ये भी क्लैरिटी है तो बहुत बढ़िया। आप कोर्स के थ्रू भी तैयारी कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है वो भी। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, और बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू भी क्वालिफाई करते हैं। अब यहां पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि यू हैव टू टेक द डिसीजन एज पर योर बैकग्राउंड। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हो तो आपको उन कंपोनेंट्स की जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं उनके लिए अपने यूपीएससी वाले सोर्सेज को ही फॉलो करना चाहिए, और जो कंपोनेंट्स आपने प्रिपेयर नहीं किए उनके लिए आपको जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज या फिर कोर्स को फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आप बैंकिंग वाले हैं सेम चीज आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप फ्रेशर हैं फिर आपको सोर्सेज पे जाके तैयारी करनी चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और मैं इनमें नहीं फिल्टर कर पा रहा हूँ कि राइट इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपको फिर कोर्स की तरफ चले जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितने घंटे हमें डेली देने चाहिए। तो यहाँ पर अभी क्योंकि हमारे पास आइडियली मैं मान के चलता हूं कि 6 महीने तो पक्का है, और इसके बाद भी आपके पास लगभग 2 महीने होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं, और ये काफी हाई चांसेस है कि इतना टाइम तो आप लोगों के पास है। तो एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर अभी 4 घंटे अगले 6 महीने के लिए दे देता है तो ट्रस्ट मी हर एक कंपोनेंट का सिलेबस वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। और अगर कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ पर तो उसके पास वर्किंग वाले के पास तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, थोड़ा जो है टाइम का भी क्रंच है, तो 4 घंटे भी दे देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 5-6 घंटे, जहां पर एक शिफ्ट आपके जो कॉमन कंपोनेंट्स है विद योर करंट एग्जाम उसके ऊपर लगा दो, और एक शिफ्ट डेडिकेटेड टू एपीएफसी एंड यू एग्जाम लगा दो। तो 6 घंटे मैं एज्यूम कर रहा हूं उस बच्चे से जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है, 3 घंटे अपने मेन एग्जाम की प्रिपरेशन और 3 घंटे फॉर एपीएफसी एंड ईओ। जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो मल्टीपल एग्जाम्स की तरफ ना जाए, वो 4 के 4 घंटे यहां पर एपीएफसी ईओ एग्जाम पे डिवोट करे। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ द प्लान की। देखो ओवरव्यू ऑफ प्लान बहुत ही सिंपल है कि भाई डेली 30 मिनट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती आपको कोई भी न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से फॉलो करना है। अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो आप दैनिक जागरण फॉलो कर सकते हो। 30 मिनट डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना है तो करना है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर मैगजीन ना पढ़े हम अपनी मंथ वाइज। दोस्तों एग्जाम से 6 महीने पहले के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। 80 से 90% क्वेश्चन आपको 6 महीने बिफोर द एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आपके सामने एग्जाम डेट होगी, और एग्जाम डेट से 6 महीने पीछे आके आपको मैगजीन पढ़नी है। अभी से मैगजीन पढ़ने का फायदा नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर 30 मिनट डेली द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण, आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करिए। उसके अलावा जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो 1 बाय 1 हमें इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। हमने 2 स्लॉट्स में चीजों को बांटा है, मॉर्निंग और इवनिंग में। सॉरी यहाँ पर मॉर्निंग आना चाहिए। तो 150 दिन लगभग 5 महीने मैंने माने हैं फॉर मॉर्निंग शिफ्ट, और लगभग 6 महीने हमने माने हैं फॉर इवनिंग शिफ्ट। तो यहाँ पर मॉर्निंग में हम शुरुआत करेंगे अकाउंटेंसी से, और इवनिंग में हम शुरुआत करेंगे क्वांट से। आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन जो है टॉपिक आपने कैसे पकड़ लिए? तो उसमें लॉजिक बहुत सिंपल है। अकाउंटेंसी से हमारे एग्जाम में परफेक्टली 10 क्वेश्चन पिछले 2 बार से आ रहे हैं। क्वांट से हमारे एग्जाम में पिछले 2-3 बार से 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 मेजर कंपोनेंट्स को हमने स्टार्टिंग में पिक कर लिया। क्लियर है? फिर हमने इंडियन इकोनॉमी इसलिए पिक किया है, भले ही इसकी वेटेज 2 क्वेश्चन है केवल इन दी एग्जाम, सिर्फ 2 ही 3 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो यहां पर इंडियन इकोनॉमी जब हम प्रिपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अकाउंटेंसी की भी रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहले कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं रहा होगा। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर वेटेज देते टाइम वो थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी पे भी टाइम डिवोट करना शुरू करेंगे, आधा घंटा इसको भी रिवाइज करेंगे। और इवनिंग में एक और मेजर कंपोनेंट 20 क्वेश्चन वाला जनरल इंग्लिश फॉलो कर लेंगे। फिर दोस्तों पिक करेंगे आयरन एंड लेबर लॉ, जहां से अगेन 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इवनिंग में पिक करेंगे लेबर कोड्स, जो कि इसी का कंटिन्यूएशन रहेगा। इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन मेजर कंपोनेंट है।
इवनिंग में सोशल सिक्योरिटी, जहां से पिछली बार 14 क्वेश्चन आ गए थे, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हम इसको पिक कर लेंगे। फिर जनरल साइंस 10 क्वेश्चन इन दी एग्जाम, और इवनिंग में इंडियन कल्चर 10 क्वेश्चन इन दी एग्जाम अलॉन्ग विद मॉडर्न हिस्ट्री। ऑडिटिंग इंश्योरेंस 5 क्वेश्चन, और फिर इवनिंग में कंप्यूटर अवेयरनेस जहां से 10 क्वेश्चन प्लस 2 स्टैट के। तो ये हमारे मेजर कंपोनेंट हम पहले 150 दिनों में अपने फॉलो कर लेंगे, और मैंने कुछ इसी तरह से प्लान बनाया था कि हमारे मेजर कंपोनेंट्स हम पहले कवर कर लें ताकि हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़ पाए। क्लियर है, ओवरव्यू आपको मिल गया है। और फिर जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको फुल लेंथ मॉक्स लगाने चाहिए और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट, एंड आई से कि भाई जैसे ही आपका 70% सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए देने। बट अगर आपका 70% सिलेबस नोटिफिकेशन से पहले ही कंप्लीट हो जाता है और कोई फुल लेंथ टेस्ट आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब दोस्तों हम आते हैं डे वाइज स्टडी प्लान में। मैं आपको 2-3 कंपोनेंट्स के एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि हमने बाकी कंपोनेंट्स में कैसे कवर किया है। देखो सबसे पहले जैसे आ रहा है इंग्लिश का, सॉरी डे 1 to 35 मॉर्निंग शिफ्ट है अकाउंटेंसी। तो यहां पर आपके सामने टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए हैं, और मैंने आपको यह भी बताया कि भाई किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना है, कैसे बताना है, कैसे करना है। कि फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटेंसी प्रिंसिपल शुरू किया, टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पर एक दिन लगेगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में। जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, आपको इसका क्विज देना है ताकि आप ये चेक कर पाओ कि भाई ये टॉपिक सॉलिडली प्रिपेयर हो गया है या नहीं हो गया है। आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 दिन लगेंगे, लगभग 6-7 घंटे लगेंगे। तो यहां पर अगेन आपने क्विज देना है टू चेक कि भाई सही से प्रिपेयर हो गया है नहीं हो गया है। फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 बड़ा चैप्टर है, लगभग 4 दिन लगेंगे, और यहां पर भी आपने क्विज देना है। और जब आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपने 7 दिन लगातार अकाउंट्स पढ़ लिया है 3 घंटे डेली, तो फिर जो 3 घंटे डेली 7 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करने का भी टाइम आपको चाहिए। तो यहाँ पे रिवीजन हमने बीच बीच में इंक्लूड करी है। तो इस तरीके से मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया कि भाई कौन से टॉपिक को किस दिन में कितने दिनों में कवर करना है, उसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और फिर उसकी रिविजन भी करनी है। तो इस तरीके से आपको हर एक कंपोनेंट का प्लान दिया जाएगा। और दोस्तों ये बोला गया कि भाई जैसे आपका कंपोनेंट कंप्लीट होता है, आपको उसको एक बार जल्दी से क्विकली जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फिर जो नोट्स आपने बनाए हैं, उनको लास्ट में रिवाइज कर लो और एक छोटा टेस्ट इन दी फॉर्म ऑफ ऑल पीवाईक्यूज जो पुराने पेपर्स में आए हैं उनको सॉल्व करके आप दे दो, ताकि आप इस कंपोनेंट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो मैं 3 चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहले तो आपके पास टॉपिक वाली लिस्ट हो गई कि कौन से कंपोनेंट में कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, क्लैरिटी मिल गई हम लोगों को। हम लोग हमें प्रिपेयर नहीं करेंगे, हमारे पास डिकोडेड सिलेबस आ गया एक तरह से, और हमारे पास कंप्लीट टॉपिक लिस्ट आ गई। दूसरी बात कि हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ जो है चीजों को गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हैं, हम डेली क्विज भी दे रहे हैं। तो आपको ऐसा कोर्स पिक करना चाहिए जहां पर आपके साथ जो है चैप्टर वाइज क्विज हो, टॉपिक वाइज क्विज हो, और प्लस हम सिर्फ पढ़ पढ़ के आगे नहीं बढ़ जा रहे हैं, हम पढ़ने के साथ साथ चीजों को एक पक्की ड्यूरेशन के बाद, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद रिवाइज भी कर रहे हैं, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी पकड़ में मजबूत होता जाए। तो यहाँ पर रिवीजन भी बीच बीच में इंक्लूड करी गई है, ताकि ना सिर्फ पढ़ो बल्कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्लियर है। फिर हमारा जो है डे 1 to 30 मॉर्निंग वाला नहीं इवनिंग वाला शुरू होगा, क्योंकि मॉर्निंग में डे 1 to 35 अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। यहां पर आपने पिक किया क्वांट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके पास पूरी टॉपिक लिस्टिंग आ गई और फिर आपके पास बीच में रिवीजन और क्विज प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से आपने क्वांट को अप्रोच करना है। टॉपिक लिस्ट आपको बता देगी कि भाई कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। क्विज मतलब प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। क्वांट में ना बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो काम बन जाएगा। क्वांट में कभी भी काम नहीं बनने वाला आपका, अगर आप सिलेबस प्रिपेयर करने जा रहे हो। क्वांट में एक बार चीजें कवर करने के बाद आपको रिदम बनाने के लिए रेगुलरली इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपनी अच्छी कमांड देखोगे, अच्छी स्पीड देखोगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको 30 दिन का प्लान जरूर दिया है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको 30-40 मिनट डेली निकालने ही पड़ेंगे अलॉन्ग विद द प्लान, जहां पर आप क्वांट की भी डेली प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की भी अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये क्वांट का प्लान हो गया। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट अलॉन्ग विद क्विज और रिवीजन आपको आगे फॉलो करनी है। फिर दोस्तों डे 36 से 55 इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स आ गए। तो इंडियन इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर भी क्विज सॉल्व करना है, यहाँ पर भी रिवीजन करनी है। इस तरीके से आपको इसको गो थ्रू करना है। आगे बढ़े। फिर आपका डे 31 से 55 इवनिंग शिफ्ट जनरल इंग्लिश शुरू हो रहा है। इंग्लिश में अगेन टॉपिक आपके सामने है, यहाँ पे भी सारे टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पीवाईक्यूज देख के तो हमें पता लगा था कि ग्रामर कम आती है, वोकैबुलरी ज्यादा आती है। दोस्तों ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि भाई वोकैबुलरी जो है ज्यादा आती है, ग्रामर कम आती है। तो फोकस हम जो है ग्रामर पे थोड़ा कम करेंगे, बट ग्रामर को पढ़ेंगे पक्का, छोड़ेंगे उसको भी नहीं, इस वाले पोर्शन को छोड़ेंगे फिर भी नहीं, क्योंकि पेपर में चीजें इवॉल्व होती रहती हैं और चीजें हमें
ट्रांसफॉर्म भी होती हुई दिखती हैं, तो हम एक फिक्स ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलेंगे कि भाई हाँ, अगर मान लो कल पेपर चेंज हो जाता है तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी इंग्लिश की रहेगी। टॉपिक वाइज लिस्ट आपके सामने है, डे वाइज मैंने चीजें मेंशन कर दी हैं, कौन से दिन आपको क्या कवर करना है। सेम फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, बड़ा टॉपिक है, काफी टाइम लगेगा, लगभग 35 दिन लगेंगे दोस्तों, अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। लेबर लॉस बहुत सारे हैं, आईआर है, और फिर आगे लेबर कोड्स हैं जो आपको इसी पैरेलल इंग्लिश जो है इवनिंग में पढ़ने हैं। तो लेबर कोड्स पे भी काफी टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब एक डाउट बच्चे के मन में आता है कि सर 21 नवंबर 2025 से हमारी गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं, तो क्या अभी भी एग्जाम में लेबर लॉ पढ़ने जरूरी है? तो सर मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स इंप्लीमेंट जरूर किए, बट गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में ये भी लिखा था कि जब तक लेबर कोड्स को हम पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर देते, हम लेबर लॉस को रिपील नहीं करेंगे। तो अभी लेबर लॉस रिपील नहीं हुए हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी लेबर लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉस कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेबर कोड्स भी पढ़ने हैं और लेबर लॉ भी, और मैंने यहाँ पे लेबर कोड्स में कम से कम 15 दिन आपको दिए हैं 4 लेबर कोड के लिए, ताकि आप इनको डीप में प्रिपेयर कर लें। फिर दोस्तों सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई और सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो गए, अगेन कोड भी है, बट हमें एक्ट भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पिछली बार आपको पेपर में 14 क्वेश्चन देखने को मिले। तो दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम। देन पॉलिटी आ गया, अगेन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मेंशन किया गया है, और कितने दिन किस पर्टिकुलर टॉपिक पे लगाने हैं वो भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो पूरी क्लैरिटी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी टॉपिक लिस्टिंग है, आपको पता है कि भाई हर दिन मुझे कैसे चलना है। सेम डे 89 से 135 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, मल्टीपल पार्ट्स हैं। पहले इंडियन कल्चर आएगा, फिर जो है मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपको एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस तरीके से ही आपको डे एलोकेट किए गए हैं, उसी तरीके से आपको क्विज सॉल्व करने को बोला गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 1 बाय 1 आगे बढ़ना है। जनरल साइंस में केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई और बायोलॉजी हो गई, क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटीज कवर करनी है, और यहाँ पर भी आपको डेज उसी हिसाब से दिए गए हैं। फिर आ गया जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, टॉपिक लिस्टिंग आपके सामने है, स्टेट की टॉपिक लिस्टिंग आपके सामने है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस आ गया, फिर दूसरे डेवलपमेंटल इश्यूज आ गया, और फिर आ गया लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 सारी चीजों को कवर करना है। ठीक है, अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कई बार बच्चे पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर करंट अफेयर में क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल भी पढ़ना है, फिर हमें कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान देना है। देखो, जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि 5 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम में जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पक्का आती है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लाइक वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आई है, IMF की कोई रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है। थर्ड चीज इज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जैसे G20 हो गया, COP हो गया, क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ इज अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स लाइक भारत रत्न वगैरह, एंड फिफ्थ इज स्पोर्ट्स। इन 5 डायमेंशन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं तो इन 5 डायमेंशन पे अपना पूरा फोकस दीजिए, ताकि आप करंट अफेयर में कुछ चीजें जो है टारगेट करने के लिए बहुत कैपेबल हो जाए। देखो, आप 10 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में सॉल्व करने की अगर सोचोगे, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप इन 5 डायमेंशन पे जो है प्रिपरेशन करके जा रहे हो और बाकी डायमेंशन को ऊपर ऊपर से भी देख रहे हो, तो भी आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। पिछली बार 14 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, तो ये काफी अच्छा नंबर था, और बच्चों ने 10-12 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं थे, डायमेंशन फिक्स थी, तो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्टडी प्लान। मैं यही कहूंगा कि इस प्लान को फॉलो करने के बाद, डेडिकेटेडली फॉलो करने के बाद, आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस पे कूद जाना है। आप जो पढ़ चुके हैं उनमें से जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, इंग्लिश, आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, क्वांट, उसके बाद 4 और कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, और इनकी 2 रिवीजन के बीच में अगर आप एक रिवीजन छोटे कंपोनेंट्स की कर लें, लाइक इंश्योरेंस, डेवलपमेंटल इश्यूज, तो आप एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर पाएंगे। प्रैक्टिस इज द की। व्हाई? बिकॉज इतना सारा सिलेबस हर टाइम पे रिवाइज करते रहना, उनको दिमाग में रखना इज वेरी डिफिकल्ट। आप जो है पैसिव रीडिंग के थ्रू एक अच्छी लेवल पे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं एक्टिव रिकॉल यानी कि क्विज देके जो है रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी को बाद में फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरी एक स्ट्रेटेजी थी आप लोगों के लिए, मैंने आपको पूरा एक प्लान दे दिया है, आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। एंड दोस्तों, अगर आप इस पूरे सिलेबस को, इन पूरे कंपोनेंट्स को, इन पूरे टॉपिक्स को एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, तो हमने मास्टर कोर्स अपना लॉन्च कर दिया है, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन, जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं आपको कहां मिलेगा। देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप edutap.in लिखिए। edutap.in पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है कोर्सेज में। कोर्सेज में आप ईपीएफओ कोर्सेज पे जाइए
और कल ये कोर्स लॉन्च किया गया है, मास्टर कोर्स। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट चल रहा है, EPF50 कूपन कोड यूज करिए और आपको एक कोर्स 5750 का पड़ेगा। 2 साल की वैलिडिटी है। आप इसके थ्रू हर कंपोनेंट के हर टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो लिंक इस कोर्स में एनरोल करने का भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।